नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। बात करेंगे कांग्रेस की टिकटों को लेकर के। आखिर कांग्रेस कब अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, उसी पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चुनावी सरगर्मियां पूरी तरीके से ठंडी है। लेकिन इसके बावजूद भी हम बात करेंगे, जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, किन किन सीटों पे उम्मीदवार तय कांग्रेस ने कर दिए हैं, घोषणा कब तक होगी, तमाम चीजों पे चर्चा करेंगे। और क्या राजनीतिक माहौल है, किन किन सीटों पे असर पड़ सकता है, तमाम चीजों पे बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ है नारनौल से सुरेंद्र चौधरी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार है बीडी अग्रवाल जी। साथ के अंदर है राजनीति विश्लेषक विनय यादव जी। सुरेंद्र जी के पास सबसे पहले आता हूं, क्योंकि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट बड़ी हॉट है, साथ में चूंकि गुरुग्राम लोकसभा सीट भी लगती है और भी सीटें लगती है। तो सुरेंद्र जी, पहले आप ही के पास आ जाता हूँ। भाई, बीजेपी ने तो उम्मीदवार घोषित कर दिए, लेकिन कांग्रेस अभी नहीं कर पा रही है, तो क्या लगता है वहां चुनावी टेम्पो उठा है, नहीं उठा, सरगर्मियां हुई है, नहीं हुई है? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा पहले करके चुनाव में बेशक बढ़त तो बना ली है, लेकिन अभी भी वो गति अभी चुनाव में नहीं पकड़ पाए हैं, क्योंकि अभी कार्यालय खोले हैं। धर्मवीर जी भी अभी जैसे भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो एक दिन आए थे यहाँ पर और कार्यालय खोल दिया। अब आज हमें पता लगा कि 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी और मनोहर लाल जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो नांगल चौधरी में सभा करेंगे और 23 तारीख को नारनौल के अंदर सभा है उनकी। लेकिन कांग्रेस में तो अभी तो टिकटों का नहीं हुआ, तो कांग्रेस आज के समय में यही कह सकता हूं कि पिछड़ रही है कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। अभी तो उनका उम्मीदवार भी फाइनल नहीं हुआ। नहीं तो क्या लगता था, अकेले धर्मवीर जी दौड़ रहे हैं, या उनको भी अभी मजा नहीं आ रहा? जब तक प्रतिद्वंदी नहीं हो तब तक मजा आएगा इन उम्मीदवारों को? नहीं, दौड़ तो अकेले ही रहे हैं और सारे मोदी जी के नाम पर ही दौड़ रहे हैं। कह रहे मोदी जी के नाम पर ही हमें वोट मिलेंगे। हालांकि कई जगह उनके विरोध की भी सूचना हमें मिली है। गांव के अंदर भाजपा जजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। लेकिन जब तक कांग्रेस का उम्मीदवार सामने नहीं आएगा, तब तक इस लड़ाई में क्या होगा आज बताना मुश्किल है। नहीं, लेकिन रोहतक लोकसभा सीट पे भी हम देख रहे हैं अरविंद का भी विरोध हो रहा है। कहें जो कांग्रेस से गए हैं उनका भी विरोध हो रहा है। देखो, 10 साल हो गए हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, तो एंटी कम्बेंसी तो होती है। और कुछ ये किसान जो आंदोलन था, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और उन किसानों को वहां आने नहीं दिया गया, तो हरियाणा के किसान इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे। तो उन्होंने भी ये ठान लिया है कि भी हम भी अपने गांव के अंदर भाजपा और जजपा, क्योंकि इनके साथ 4.5 साल सत्ता में रही थी, सत्ता की कील उन्होंने भी खाई है, तो उनको भी गांव के अंदर घुसने में बड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन एक मेरा सवाल ये है सुरेंद्र जी, ये कांग्रेस टिकटों की घोषणा क्यों नहीं कर पा रही है? उम्मीदवार नहीं है, या वेट एंड वॉच की स्थिति में है, या फिर नया खेल खेलने की स्थिति में है? भाई, बीजेपी इससे परेशान हो रही है कि आखिर कांग्रेस कब उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। ये कहीं ना कहीं एक टेंशन देने वाली स्थिति में है बीजेपी के लिए, उम्मीदवारों के लिए। क्योंकि राव के बराबर में उम्मीदवार नहीं थे। पिछले दिनों आपने बयान सुन ही लिया होगा कि भाई चुनावी गरमाहट तो है नहीं, को बयान देके पिक्चर में आ जाओ, चर्चा में आ जाओ मीडिया के अंदर। मोहनलाल जी, ऐसा है, कांग्रेस पहले वाली स्थिति में तो है नहीं, और इस वजह से क्योंकि हरियाणा में भी इनमें ग्रुपबाजी बने हुए हैं। एक SR के ग्रुप है जिसमें शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, और एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा इत्यादि हैं। तो 2 खेमों में बटी हुई है। तो इस वजह से अब जैसे कि सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस ने 3 सीटों पे तो उनके लगभग फाइनल हो चुके हैं प्रत्याशी। सिरसा के अंदर शैलजा का, दीपेंद्र हुड्डा रोहतक में और वरुण उलाना का अंबाला में। लेकिन बाकी सभी जगह पेच फंसे हुए हैं। अब महेंद्रगढ़ भिवानी में राव दान सिंह और श्रुति चौधरी के बीच में पेच फंसा हुआ है। अब क्या होगा, रोज इनकी मीटिंगें हो रही है, लेकिन अभी तक कोई भी नाम फाइनल नहीं हुआ। तो इन दोनों में से अगर किसको टिकट मिले तो सीट निकल सकती है कांग्रेस की महेंद्रगढ़ भिवानी में? देखो, ये तो चुनाव में जब ये आएंगे उसके बाद ही असलियत पता लगेगी, क्योंकि जिस ढंग से श्रुति चौधरी ने अपने समय में पानी का, इस जिले की सबसे बड़ी पानी की समस्या थी, उस वक्त नाबार्ड से 600 करोड़ रुपए, किरण चौधरी के पास पब्लिक हेल्थ का महकमा था और श्रुति चौधरी उस वक्त केंद्र में इसकी मनमोहन सिंह की सरकार थी,
और 600 करोड़ रुपए ला करके हमारे यहाँ लहरुदा गांव के अंदर उन्होंने फिल्टर पानी, जो नहरी बेस था, कैनाल बेस पानी, पिछले 10 सालों के अंदर कोई भी पानी के लिए प्रदर्शन हमारे जिले में नहीं हुआ। तो पानी की समस्या जो है इसमें श्रुति चौधरी का बड़ा रोल है। लेकिन जब चुनाव की बात आती है, क्योंकि ये हमारे इस जिले में 4 सीटें हैं, नारनौल, नांगल चौधरी, पटेली और महेंद्रगढ़, ये सारा यादव क्षेत्र है। और यहाँ पर जितने भी आज उम्मीदवार हैं कांग्रेस की टिकट के लिए विधानसभा में, उनमें श्रुति चौधरी के साथ कोई भी नाम वाला और कद्दावर नेता उनके साथ नहीं है। तो इसलिए वो कितनी मदद करेंगे, क्योंकि हमेशा हम सुनते आए हैं कि दिल के फफोले सुलग उठे सीने की आग से और कांग्रेस को आग लगती है घर के चिराग से। तो कांग्रेस को तो हमेशा कांग्रेस ही हराती है। तो इस वजह से जब ये मैदान में आएंगी तो कौन इनके साथ होगा? नहीं तो चर्चाएं तो ये भी है कि दान सिंह को मिल जाए महेंद्र, वो गुड़गांव से भी आज मारे, उनका गुड़गांव से भी चर्चा चली, महेंद्रगढ़ भिवानी से भी चली। राव दान सिंह के बारे में प्लस पॉइंट यही है कि भाई जो महेंद्रगढ़ जिला है, यहाँ पर लगभग 3.5 लाख यादव वोट हैं, वो उनके अंदर से मेजोरिटी ऑफ वोट्स वो लेकर के जाएंगे। और वैसे भी क्षेत्र का होने की वजह से, और उनका खुद का गांव प्रहलादगढ़ भिवानी जिले के अंदर है, तो वो और उनकी बड़ी आत्मीयता रही है एक जाति विशेष से, तो उम्मीद है कि वो वहां पर भी लेंगे। तो आज की तारीख में वो श्रुति चौधरी से मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन टिकट किसको मिलेगी इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता। बीडी अग्रवाल जी भी हमारे साथ है, विनय यादव जी भी हमारे साथ है। मैं सोचता हूँ बीडी जी से आज बाद में बात की जाए, क्योंकि वो वरिष्ठ पत्रकार है और वो कहीं चिंता में भी है कि किस तरह के। विनय जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, गुड़गांव लोकसभा सीट में और भिवानी सीट में ऐसा कौन उम्मीदवार है कि 2 सीटें जो ये बड़ी हमारी यहाँ की है, जैसे सुरेंद्र जी ने बड़े विस्तार से बता दिया कि धर्मवीर को कौन टक्कर दे सकता है, तो गुड़गांव में कौन दे सकता है? ये देखिए मोहन जी, अगर आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछले चुनाव के अंदर जब पूरे देश के अंदर एक देशभक्ति की लहर थी पुलवामा अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, उससे बढ़िया स्वर्णिम दौर भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का नहीं हो सकता। जो लोग ना चाहने वाले थे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उन लोगों ने भी देश के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अब वो जो स्थिति उस समय की थी, आज वो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। आज वो उन परिस्थितियों पे भारतीय जनता पार्टी स्टैंड नहीं कर रही है, नहीं खड़ी। अब जो है डाउनफॉल शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। वो हालात अलग लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग लेवल पे है। मैं ये नहीं कहता हर पूरे हिंदुस्तान में हर लोकसभा क्षेत्र के ऊपर वही परिस्थितियां मैटर कर रही है। कई जगह जातीय समीकरण, क्षेत्रीय मुद्दे ये भी मैटर करते हैं लोकसभा के अंदर। किस नेता ने क्या बयान दिया, किसके खिलाफ दिया, उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, उनका क्या प्रभाव जनता के ऊपर पड़ रहा है। अब यूपी के अंदर एक बयान आया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजपूत समाज था, वो एक झंडे के नीचे इकट्ठा हो गया और उन्होंने पूरा ऐलान किया इस बार के लोकसभा चुनाव में हम पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का बहिष्कार करेंगे और जहां पर भी जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को टक्कर दे रहा है, उसके खिलाफ जो चुनाव जीत कर टिकट निकाल सकता है, हम उसका समर्थन करेंगे। अब इस तरह की परिस्थितियां अलग अलग है। बात गुड़गांव लोकसभा की कर रहे हैं तो हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मुद्दा है पिछले 20 सालों से हिंदू और मुस्लिम का। ये सबसे बड़ा हमारा मुद्दा काम करता है। इसी फैक्टर पे 4 लोकसभा चुनाव हमारे यहाँ हो चुके हैं। पिछली बार जो चुनाव हुआ, जो उस समय संपूर्ण देश के अंदर देशभक्ति की लहर थी, उस परिस्थिति में भी कांग्रेस का उम्मीदवार जो थे उनको वो सेकंड नंबर पे रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लगभग 3,88,000 वोटों से जीते थे। तो आप उन परिस्थितियों को समझिए, कितनी भारी लहर के बावजूद जो अंतर था वो 3,88,000 का था। अब परिस्थितियां उसके उलट है। आम आदमी पहले कहाँ दखल नहीं था हरियाणा में, अब उसका भी दखल हो गया है। उसका दखल अलायंस कांग्रेस पार्टी से है और अन्य जो विपक्षी दल है सबके बीच में एक ही सामंजस्य है, कैसे भी करके भारतीय जनता पार्टी को हराना है और सत्ता से बाहर रखना है ताकि संविधान को बचाया जा सके। तो इस वजह से भी अब जो रहा है वो किसी भी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहता आज की परिस्थिति में राविंदर सिंह यहाँ से हार रहे, क्योंकि जब तक दूसरे उम्मीदवार का चयन नहीं हो पाता है ढंग से,
किसको टिकट मिलती है, तो उसके बाद मैदान पता चलेगा ग्राउंड में क्या परिस्थितियां है। अब सबसे सशक्त उम्मीदवार की बात करें तो कैप्टन अजय यादव यहाँ से है। 2 वजह है उनके सशक्त होने की। एक तो उनका खुद का बेटा यहाँ से विधायक है, और जब किसी क्षेत्र में विधायक है तो यकीन मान के चलिए जो जहाँ से विधायक बना है वहां पर उसका वोट बैंक है, और वो उस परिस्थिति में विधायक बना था जब भारतीय जनता पार्टी सेंटर के अंदर थी। अगर बेटा विधायक बना है तो यहाँ से यकीनन वो बढ़त में है। उसके बाद अगर फैक्टर की बात करें हमारे हिंदू मुस्लिम की, तो जो कांड अभी हमारे वहां नूह में उधर मेवात में हुआ था, उसका भी प्रभाव अभी लोगों के अंदर है, मगर राजनीति में अभी चर्चा प्रतिद्वंदी नहीं आया, इसलिए उस चर्चा को बुलाया नहीं गया। अभी वो बातें चर्चा में नहीं आई है। जिस दिन दूसरा उम्मीदवार घोषित होगा उस दिन बातें ये चुनाव प्रचार के अंदर अंदरूनी रूप से या सार्वजनिक रूप से धीरे धीरे आने लग जाएगी। वो कितना स्टैंड कर पाती है बात, कितना किसके फेवर में जाएगी, किसके विरोध में जाएगी, वो भी एक परिस्थिति राजनीति के यहाँ के चुनाव वोट बैंक को प्रभावित करेगी। दूसरी बात यहाँ एक और है, तक आम आदमी के कार्यकर्ता वो क्या है, फील्ड में रहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी 10 साल से सत्ता में, आम आदमी भी लगभग उसी समय सत्ता में। तो आम आदमी के पार्टियों को कार्यकर्ताओं को भविष्य में राजनीति करनी है, और वो लगातार फील्ड में रहते हैं, चाहे वो संख्या में बेशक कम है भारतीय जनता पार्टी से, मगर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, वो सब क्या है, आराम की राजनीति करना शुरू हो गए। वो लंबे समय से सत्ता के अंदर थे, तो वो फील्ड में नहीं निकल रहे हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति लोगों को नहीं दिखती है। ये फैक्टर है उनके बैक में जाने का। तो आम आदमी के कार्यकर्ता जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे तो उनमें भी नई ऊर्जा आएगी, और वो फील्ड में काम कर पाएंगे। जहां आपको एक बूथ लेवल एजेंट मिलेगा, अब आपको वहां 2 मिलेंगे, क्योंकि एक आम आदमी का वही काम करेगा और एक वहां कांग्रेस का भी करेगा। ये प्लस पॉइंट हो गया। अब दूसरा कैंडिडेट हमारे नजर में जो आता है, मेरा अपना आकलन है, अगर राकेश दौलताबाद निर्दलीय कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी में रहने के उन्होंने समर्थन दिया, उसके बावजूद भी उनको कोई पद ऐसा नहीं मिला, कोई मिनिस्टर नहीं बना गया, किसी तरह का निगम का चेयरमैन नहीं बनाया गया उनको, तो वो भी अब कार्यकाल लगभग हरियाणा के अंदर लगभग पूरा होने पे है, विधानसभा का भी, तो वो भी किसी तरह के सरकार के दबाव में नहीं है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और उनकी भी अपनी विधानसभा क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ है। अगर वो वहां से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से कैप्टन अजय सिंह यादव मजबूती से कांग्रेस का कमान संभालते हैं, तो ये दोनों मिलकर एक बहुत कड़ी टक्कर वहां दे सकते हैं विपक्ष के उम्मीदवार को, क्योंकि उधर का प्रभाव जो रहेगा वो मेवात की तरफ भी रहेगा, बादशाहपुर लोकसभा पे, गुड़गांव पे, और जो वहां से लगती हुई जो विधानसभा है फिरोजपुर झिरका की दूसरी, तो वो प्रभाव यहाँ रहेगा। और अगर यहाँ के चिरंजीव राव जो विधायक है, उन्होंने उनके पिता ने मजबूती से अपने कैंडिडेट का साथ दिया, वो ये समझ के लड़े हम ही लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर यहाँ टक्कर मुकाबला बन जाएगा। अब आप बात करें थे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अंदर जिस तरह अभी एक ही उम्मीदवार जैसे कांग्रेस ने घोषित नहीं किए, अब ये पार्टी को ज्यादा पता होगा, कैंडिडेट उनको मिल नहीं रहे, या वो अभी नहीं चाहते। चरण अभी हमारा चुनाव बहुत दूर है हमारे हरियाणा के, तो शायद वो नहीं चाह रहे होंगे कि इतनी जल्दी हम मैदानों को उतारें, क्योंकि बड़े जो नेता है वो अदर जगह बिजी है, वो यहाँ नहीं आ सकते चुनाव प्रचार के लिए, तो इसलिए भी हो सकता है कि उम्मीदवार अभी वो नहीं उतार पा रहे हो। नहीं, ये भी डर नहीं हो सकता कि फूट सामने ना आ जाए कांग्रेस की। बिल्कुल बिल्कुल मोहन जी, अभी क्या है, पहले कांग्रेस मैदान में कैंडिडेट इसलिए नहीं उतारना चाह रही थी, उनकी जो नाराजगी कैंडिडेटों की रही, जिनको टिकट ना मिले, कट पाए, जिनकी राजनीति में अपेक्षा है, तो उनके पास रास्ता बचता था विपक्ष के पास जाकर टिकट मांगने का। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले टिकट की घोषणा कर दी है। अब कांग्रेस के पास 99% उसके उम्मीदवारों के पास ये संभावनाएं खत्म हो गई हैं, अब उनको टिकट नहीं भी मिलेगी तो छोड़कर विपक्ष से टिकट ले सकते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ने का दम हर एक लोकसभा के कैंडिडेट में नहीं होता है, ना ही मुझे भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा कैंडिडेट दिख रहा है जो निर्दलीय चुनाव लड़के जीत सके, और ना ही मुझे कांग्रेस में ऐसा कोई कैंडिडेट दिख रहा है जो निर्दलीय चुनाव लड़के चुनाव जीत सके। तो ये दोनों पर लागू है। अंदरूनी फूट दोनों पार्टियों में बराबर चल रही है। पहले केवल परिस्थितियां थी, आज से 10 साल पहले केवल कांग्रेस की फूट थी, मगर आज के समय में भारतीय जनता पार्टी का शासन 10 साल लंबे समय से रहा है, तो भाजपा में भी अंदरूनी फूट बहुत भारी लेवल पे है। 2019 में भी नजर आई थी, 19 को उसका बयानबाजी अब तक चल रही है। 3 दिन पहले ही, अभी कुछ दिन पहले ही राव इंद्रजीत सिंह का बयान आया है, उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हो। कहते हैं आए तो वेलकम, नहीं तो मोस्ट वेलकम, हमें वोट नहीं चाहिए। उनके समर्थक कहते हैं हमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, हम मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। मोहन जी, पिछला लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उस समय की विधानसभा की परिस्थिति हरियाणा की अलग थी,
इस बार की विधानसभा की परिस्थितियां अलग है। इस बार अलायंस में सरकार चली थी, पिछली बार ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। और इस बार क्या हुआ है, जो लंबे समय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, जो पुराने नेता हैं, वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी बाहर से पलायन करके आए हुए नेताओं को, राजनेताओं को ज्यादा तवज्जो दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है और जो उनके पुराने अपने वर्कर कार्यकर्ता नेता है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। हमें दरकिनार किया जा रहा है केवल सत्ता के लालच में। हम इतनी निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, फिर भी हमें टिकटें नहीं दी जा रही। टिकट दे दी। वही मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, हरियाणा की नहीं, सब जगह मैक्सिमम कैंडिडेट जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, वो दूसरी पार्टियों से आए हुए कैंडिडेट हैं। उनकी पार्टी अपने यहाँ नेता कैंडिडेट पैदा नहीं कर पाई है। के 10 साल में बीजेपी के नहीं हो पाएगा। जो बयान पिछले दिनों आया, आपने सुना होगा, तो किस तरीके का जो बयान है, क्या लगता है ये इस बार के चुनाव में नुकसान करेगा उनको? मोहन जी, मैं अगर कांग्रेस का कोई उम्मीदवार उस बयान को भुना पाए कि आप जिसको राजा कहते हैं वो राजा इस तरीके के बयान देता है, क्या वो नुकसान कहीं ना कहीं राव को होगा? मोहन जी देखिए, किस भी परिस्थिति में कहा, राव साहब ने जो बयान दिया उससे पूरे अहिरवाल क्षेत्रीय जनता आहत है। सब ये मानते हैं, कहीं भी हम बाहर बैठते हैं, जब चर्चा होती है तो उन्होंने इस तरह का शब्द का इस्तेमाल राव साहब को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जिस आदमी को हमने सर माथे में बैठाया, हम इलाके का राजा समझते थे, वो अगर इस तरह का बयान देता है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर निहित है कि वो पार्टी के आला नेताओं के दबाव में है, या उनका कोई अंदरूनी डर है जो जनता या अपने वर्करों के सामने नहीं रख पा रहे हैं। ये भी एक संशय है। और सब कह रहे हैं कि ये बयान अगर आया है तो ये गलत आया है, इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए था। अब आप देखिए, अभी तो चुनाव की घोषणा हुई है, दूसरा कैंडिडेट आया नहीं है। अभी इस बयान को चुनाव के समय जब विपक्षी पार्टियां इस बयान को कैच करेंगे, उसको बनाएंगी, तो उसका कितना भारी इफेक्ट पड़ेगा। कैंडिडेट पे चाहे वोटों पे इफेक्ट ना पड़े, पर मानसिक रूप से उसके वर्करों पे, कार्यकर्ताओं पे, कैंडिडेट के दिमाग पे उसका प्रभाव जरूर पड़ता है जब उसके ही बयान को उसके विरोध में इस्तेमाल किया जाता है, जैसा असर मोदी जी के ऊपर दिख रहा है। विपक्ष जिस तरह से उन्हीं के बयानों को यूज कर रहा है जो उन्होंने 10 साल पहले दिए, 5 साल पहले दिए, और वो उनके बिल्कुल उलट विपरीत होते हुए दिख रहे हैं, तो वो असर उनके भी भाषणों पर, चेहरे पर साफ दिख रहा है मोदी जी के पे। तो इसी तरह का ये प्रभाव रहेगा और ये असर डालेगा चुनाव के अंदर। बीडी जी को भी जोड़ लेते हैं। बीडी जी, ठीक है, विनय जी, बड़ी बात कही, बयान का आप और हम तो रेवाड़ी में रहते हैं, जो बयान पिछले दिनों आया, लगता नहीं उसका नुकसान कहीं ना कहीं कर बैठे राव कि भाई मैं तो मोदी के, भाई सीधा गए थे मोदी के अंडर चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन ये प्यादा शब्द कहीं ना कहीं चुप गया आम लोगों को, और अहिरवाल की अस्मिता से भी जुड़ा हुआ है, जिसे हम राजा कहते हैं। वो अगर इस तरीके के हथियार डाल दे तो फिर प्रजा किसके भरोसे है? मोदी के पास तो जाएगी नहीं काम करवाने, क्या दिल्ली जाएगी या गुजरात जाएगी मोदी के पास काम करवाने? तो लगता नहीं कि बयानबाजी कहीं ना कहीं हुई है। जब मोदी जी के जैसे बयानों का कोर्ट कर रहे हैं विनय जी, भाई आप हरेक का हिसाब मांगते थे, मैं सत्ता में बैठा हूँ, रुपया कैसे गिरता है, मुझे हिसाब बताइए। अब आज उनको भी तो हिसाब बताना चाहिए। भाई मैनिफेस्टो आप करते हैं, घोषित तमाम पत्रकारों को बुलाते हैं, क्या अपनी शक्ल दिखाने के लिए बुलाते हैं? कांग्रेस में भी वो जाते हैं, जब राहुल गांधी करते हैं उनसे सवाल करते हैं और वो जवाब देते नहीं है। राहुल ने तमाम सवालों का जवाब दिया, मोदी जी को भी देना चाहिए था, प्रेस से बात करनी चाहिए थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जवाब जरूर आना चाहिए, चाहे जैसा भी जवाब हो। और हमारे भाई विनय ने बहुत अच्छी बात कही है कि पार्टियों में फूट तो सब में रहती है। ऐसा नहीं है कि भाजपा में भी फूट नहीं है, वो जो दिखाई दी थी और वो सारी बातें समझ में आई है, ऐसी कोई बात नहीं है। रहा सवाल टिकट का, लेकिन अभी कांग्रेस में जैसा कि ये सबको भी पता है कि कैप्टन अजय सिंह एक मजबूत उम्मीदवार हैं, उनको थाली में परोस के टिकट देनी चाहिए थी, ना कि कोई पैनल पे नाम मांगना चाहिए था, कहीं और से मांग लेते। रोहतक लोकसभा है, गुड़गांव लोकसभा है, इन 2 सीटों पर तो बिल्कुल भी नहीं मांगना चाहिए था। लेकिन जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हुड्डा साहब आपने ठीक है अपनी सीट एक फिक्स कर ली है, बेटे के लिए फिक्स कर लिया है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक फूट दिख रही है कि उन्होंने कैप्टन सिंह का नाम अभी तक नहीं लिया। कैप्टन अजय सिंह का नाम लेना चाहिए था कि उनके लिए ये सीट फिक्स है, आप अन्य सीटों पर लड़ाई करें, अन्य सीटों के सुझाव ले। लेकिन उस कमेटी के अंदर भी ये बात नहीं हुई है, कहीं पर उनको रखनी चाहिए थी ये बात। तो जब तक ये फाइट नहीं बनेगी, क्योंकि ना आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, आम आदमी पार्टी ने कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं उतारा,
इनेलो ने कोई इतना भारी कैंडिडेट नहीं उतारा, अभी तक कोई घोषणा नहीं करी है, इधर से जजपा ठंडी बैठी है। इनके मायने क्या निकाले जाए भाई बीडीजी, इसके मायने क्या निकाले जाए भाई? आम आदमी से तो अलायंस हो गए, एक सीट उनको मिल गई, लेकिन इनेलो भी अभी नहीं उतारे। क्या लगता है अंदर खाते कांग्रेस को हेल्प करेंगे? और मेरा जो सवाल आप खा गए, जो मैंने 3 दिन पहले बयान पे बात की, अहिरवाल की जो आत्मीयता से जुड़ा है उस पर लोग नाराज है। जैसे विनय जी बता रहे, अहिरवाल में बड़ी चर्चा हो गई, राजा को ऐसा बयान दिया राजा ने, उससे कहीं ना कहीं अहिरवाल के क्षेत्र में नाराजगी है लोगों के अंदर। देखिए नाराजगी तो जरूर है, मगर अभी उन्हें कोई ऐसा चेहरा नहीं नजर आ रहा है जहां पर वो अपनी नाराजगी निकाल सके, वोट के माध्यम से दूसरे को वोट दे सके। अभी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अभी तो सिर्फ एक मोदी दिखाई दे रहा है। राव साहब का चेहरा भी अभी आप होर्डिंग में, तमाम होर्डिंग लगे हैं शहर के अंदर, आप देखिए उसमें कहीं पर भी राव साहब का चेहरा नहीं है, केवल मोदी का चेहरा लगाया गया है। तो अभी जो स्थिति है वो यही है कि जब तक पत्ते नहीं खुलेंगे तब तक कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो क्या लगता है भिवानी की, आप देखिए भिवानी का आपने सुरेंद्र जी से सुन ही लिया होगा भाई, अशोक तंवर आता है उसको टिकट दे दी जाती है। भाई तमाम आप भाग के ले आओगे, यहाँ के कार्यकर्ता क्या दरी बिछाने के लिए है क्या? जब इतनी 40 साल तक या वो जिताने की स्थिति में नहीं है, वो बिल्कुल नाकारा है, वो कोई काम नहीं, सिर्फ दरी बिछाने के लिए है वो। ये हमने अपनी पिछली डिबेट में भी ये बात आई थी, क्योंकि इन्होंने जो बाहरी उम्मीदवार लिए हैं, जो कांग्रेस से आए हुए हैं, अपने उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया, उन पे भरोसा नहीं जताया है भारतीय जनता पार्टी में। ये उनके लिए नुकसानदायक है और उनके कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी भारी निराशा फैली हुई है इस बात को लेकर। लेकिन अभी वो परिस्थितियां जब सामने आएंगी, जब कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी, तब जाकर ये परिस्थितियां भाजपा के लिए बड़े। भाई आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, थोड़ा सा तो आइडिया होगा कब तक उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है कांग्रेस, कब चुनावी सरगर्मी आएगी? लगातार आप लोग निगाह बनाए रहते हैं, तमाम पत्रकार, प्रिंट में तो ज्यादा तवज्जो होती है कि वो अंदर खाते फोन पे बात करके कर लेते हैं। आपकी भी आकाओं से बात होती होगी, कांग्रेस के नेताओं से बात होती होगी। मोहनलाल जी रोज ही कयास लगाए जा रहे हैं, आज होगा, कल होगी, आज होगी। आप देखिए दिन प्रतिदिन निकाले जाए, मतलब बीजेपी, मतलब मायना ये है नहीं, कांग्रेस बीजेपी के साथ क्या चूहा बिल्ली का खेल खेल रही है? इनको तड़फाओ, क्योंकि तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवारों के, भाई कांग्रेस ने शिफ्टें नहीं करी, कांग्रेस ने नहीं करी। भाई आपको करने की आपको तकलीफ क्या? आप अपना चुनाव, मैं सुरेंद्र जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ पहले बीडीजी से। नहीं देखिए उम्मीदवार की दिक्कत ये मुझे जो लग रहा है, जो कांग्रेस है वो चूहे बिल्ली वाला खेल नहीं खेल रही है, या तो वो डर रही है, सीधी और स्पष्ट बात है। उसे लग रहा है कि हमारे उम्मीदवार बिल्कुल कमजोर है, या तो वो उनको, या उनमें फूट पड़ी हुई है। कोई आदमी इसलिए चुनाव लड़ना चाहता मैं हार जाऊंगा, उसके मन में पहले से ही भय बैठ रहा है। हम ये कहते हैं भय को निकालो और चुनाव के मैदान में कूदो, ताकि आपको जनता का जो सपोर्ट है, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि गांव में, या फिर आपको ये भी लगता है कांग्रेस एकदम बिल्ली के जैसे, बिल्ली शिकार करती है, कबूतर को पकड़ती है, उस तरीके से शिकार करने के मूड में कि एकदम से धावा बोला एट ए टाइम में मौका मत दो किसी को भागने का? देखिए बिल्ली क्या नुकसान करेगी और क्या नहीं करेगी तो बाद की बात है, पहले ये समझना जरूरी है। क्योंकि जैसे कि भाजपा के नेताओं के खिलाफ कई कई गांवों के अंदर विरोध हो रहा है, किसान भी विरोध में है, आप पार्टी भी विरोध में है, और अन्य कई संगठन सारे विरोध में है। तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार आएगा वो ये सोचकर आए, इतने सारे संगठन मेरे को सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से मैं भाजपा के कैंडिडेट को मात दे सकूंगा। तो वही पॉलिसी में काम करनी है, इतने हो लेने दो, अभी तो चुनाव में काफी समय है, पहले इनको पिट लेने दो। क्यों? वो पहले भाग चुके तो विरोध वो पहले झेलेंगे, कांग्रेस वाले तो बेचारे करेंगे, उनके पास तो कुछ कहने को है ही नहीं, उनको तो 10 साल का हिसाब लेना है, देना तो इनको है ना भाई, वो तो है ही नहीं 10 साल से सत्ता में। जी देखिए हिसाब तो सबको ही देना पड़ेगा, जब भी जो कोई सत्ता से हिलेगा तो उसको हिसाब तो देना ही पड़ेगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। नहीं मैं सुरेंद्र जी के पास जाता हूँ, समय का अभाव। सुरेंद्र जी क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे अभी ये चर्चा चली थी कि कांग्रेस की टिकटें लेट क्यों हो रही है, इनके उम्मीदवार की घोषणा क्यों नहीं हो रही, तो इसका सबसे बड़ा कारण एक तो हमारे छठे चरण में चुनाव है, 25 जून में काफी दिन है, और पिछले दिनों कांग्रेस के जो खाते से 25 मई और परिणाम ही आ जाएगा। कांग्रेस के जो खाते पिछले दिनों सीज हुए, और जिस ढंग से बीजेपी के नेताओं का, प्रत्याशियों का गांव में विरोध हो रहा है,
तो ये तो वैसे ही मतलब हो जाएगा। तो कांग्रेस की आज स्थिति पहले जैसी नहीं रही, और कैंडिडेट है जो भी आएगा, क्योंकि हमेशा हम तो देखते हैं 15 से 20 दिन चुनाव के अंदर मिलते हैं, अब 2-2-2.5 महीने पहले इसका जहां फायदा होना था भारतीय जनता पार्टी को, मैं समझता हूं कि आज नुकसान हो रहा है। और अभी हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने जो कहा गुड़गांव की सीट के बारे के अंदर, तो वहां पर जैसे कैप्टन अजय जी काफी मजबूत उम्मीदवार रहे पहले, लेकिन पिछले दिनों उनकी तरफ से भी जो बयानबाजी आई कि भाई मैं टिकट के लिए निवेदन नहीं करूंगा, आवेदन नहीं करूंगा, और उस ढंग से उनका भी काफी नुकसान हुआ है। और राव साहब तो जैसे मैं समझता हूँ, एक तो होता है जननेता और एक होता है राजनेता। राव इंद्रजीत सिंह का जो कद है पूरे देश में, क्योंकि उनके फादर जो राव वीरेंद्र सिंह जी भी हरियाणा के 2nd CM रहे, केंद्र में भी एक समय उनके पास 5-5 महकमे हुआ करते थे, और आज तक हिंदुस्तान में कुछ ही परिवार ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई दाग आज तक भ्रष्टाचार का नहीं लगा। और राव इंद्रजीत सिंह के बारे में तो हम सुनते रहते हैं, ये कई बार नुकसान भी उठाते हैं अपने बयानों से। तो ये जो बयान इन्होंने दिया पीछे, भाई मैं मोदी के इस पे मिलेंगे, मैं तो उनका प्यादा हूँ, तो वास्तव में मैं भी समझता हूँ कि इस बयान से उनको है ना लोगों के दिमाग में अपने उनके प्रति काफी वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और उनको भी काफी तकलीफ हुई है कि राव साहब जिनको हम राजा समझते थे और वो अपने आप को प्यादा कहते हैं, तो इसका गलत संदेश गया। मैं क्या जो विपक्ष है, क्योंकि आप पहले मेरे इस सवाल को खा गए थे, मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया था, लेकिन अब आपने थोड़ा सा खुल के बात की है, तो अब इसी पे बात कर लेता हूँ। क्या लगता है विपक्ष का जो उम्मीदवार आएगा कांग्रेस का, चाहे कैप्टन को मिलो चाहे किसी और को मिलो, तो एक उनको थाली के अंदर मुद्दा दे दिया कि भाई आप किस राजा के पास जाओगे, जिसको आप राजा कहते हो वो आपके कहाँ काम कराएगा? मोदी के पास जाओगे क्या काम कराने, या मोदी आएगा आपके काम करवाने के लिए? नहीं, ऐसा तो इस मुद्दे से कोई ज्यादा विशेष फर्क पड़ेगा नहीं। पहले तो टिकटॉक की है, अब सुना है कि वहाँ पैनलिस्ट में उनका राज बब्बर का भी नाम है। राज बब्बर को तो टिकट देंगे तो नेचुरल हम कह रहे हैं कि ये सीट गवा बैठेगी। इस वक्त कांग्रेस को एक एक सीट पे कहीं ना कहीं कदम फूक करके रखना चाहिए। विनय जी से बात चलते, समय का अभाव है, समापन भी करेंगे। विनय जी क्या लगता है इस वक्त कांग्रेस को एक भी चूक नहीं करनी चाहिए, बड़ी आसानी से बड़ी सावधानी से टिकटों का वितरण करना चाहिए कि जो बाकायदा बीजेपी के उम्मीदवारों को मात दे सके, क्योंकि माहौल है एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की है, जवाब बीजेपी को देना है। मोहन जी, दो परिस्थितियां हैं। एक तो चुनाव हमारे यहाँ 6ठे चरण में है, तो ये नहीं चाहते कि लंबे समय तक भाग दौड़ हमारे यहाँ के कैंडिडेट को करनी पड़े। 19 तारीख का जब पहला चुनाव होगा, मुझे लगता है उसके बाद हरियाणा की टिकटों की घोषणा होगी। 19 तारीख के बाद, उसके बाद कैंडिडेट रहेंगे। नेता एक पहले चरण के चुनाव से बड़े नेता फ्री हो जाएंगे। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टिकटें दे दी गई। सबसे पहली टिकट जल्दबाजी क्यों की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसका भी एक कारण है। और जिस तरह से हिसार के सांसद ने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा, पार्टी में उसी दिन से डर पनप गया था कहीं ऐसा ना हो जो कांग्रेस से जितने भी हमारे यहाँ आए थे नेता सांसद बने, वो कहीं क्विट बैक करके पलायन करके बैक टू होम ना हो जाए और हमें उम्मीदवारों को ढूंढना पड़ जाए, नए उम्मीदवारों को, हमारी जान को दिक्कत हो जाए। इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। उनकी जिनको डर था ये जा सकते हैं भाजपा को अलविदा कह के, तो ये पहले घोषणा करने का एक कारण था भारतीय जनता पार्टी का। दूसरा ये, कांग्रेस भी अभी घोषणा इसलिए नहीं कर रही, भाजपा के उम्मीदवारों को भाग लेने दो, अब वो जनता में कितना जाते हैं, क्योंकि काम का हिसाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना है। अब 10 साल में उन्होंने इलाके के लिए क्या काम किया है वो जवाब अब कांग्रेस को नहीं देना। वो 10 साल पहले का समय था, अब जब जवाबदेही कांग्रेस सरकार की बनती थी, अब जवाबदेही हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की बनती है। तो अब जिस तरह का विरोध हो रहा है किसान आंदोलन पे या अन्य काम के मुद्दों पे, वो सारी समस्याएं भाजपा को झेलनी पड़ेगी। और इतने टाइम तक आधा मनोबल तो भाजपा के कैंडिडेट का, वर्करों का वैसे ही खत्म हो जाएगा। लगभग इतने लंबे समय तक जनता के सवालों को कैसे पेश करें? अगर कम समय पे चुनाव होता है तो सवाल जवाब जनता कम कर पाती है, चुनाव का माहौल बढ़ जाता है। पर अब पूरा माहौल ये चल रहा है, अब जितने भी भाजपा के जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है लोकसभा के, उनसे सवाल जवाब जनता का हो रहा है, विपक्ष का नहीं हो रहा। नहीं, तो विपक्ष पे तो आरोप लगा ही नहीं सकते विपक्ष सवाल जवाब कर रहा है। अब तो जनता सवाल जवाब कर रही है सत्ता पक्ष के उम्मीदवारों से, आपने क्या किया।
तो ये बीजेपी के उम्मीदवारों को ओवर कॉन्फिडेंस भी इनको लेकर डूबेगा आपको? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, अब पार्टी ने जल्दी घोषणा कर दी है। राव का ओवर कॉन्फिडेंस था। जिस तरीके से सवाल किया गया बीजेपी के आपके नहीं आए तो उन्होंने जवाब दिया, आए तो वेलकम, नहीं तो वेलकम नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, वो उनका दर्द झलक रहा था। अगर मैं तो अपने लेवल पे इनको खुश करके ला नहीं सकता हूँ, तो वो एक तरह से इनडायरेक्ट पार्टी के सीनियर नेताओं को संदेश दे रहे थे कि मेरे कहने से वो नहीं आ रहे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उनको मना करके मेरे समर्थन में लाइए, वो मेरे लिए चुनाव प्रचार करें। ये एक बहुत बड़े हैं, जो कि पिछले जितने भी एपिसोड विधानसभा में, पिछली लोकसभा में रहे, उनके चलते सामंजस्य भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं का, राव इंद्रजीत सिंह का नहीं बन पाया है। या यूं कहिए कि राव साहब की तरफ से नहीं कहता वो भाजपा को समर्पित नहीं हुए, वो हो सकता है पूर्ण रूप से भाजपा को समर्पित हो गए हो, पर भाजपा के जो पुराना नेता थे वो पूर्ण रूप से इंद्रजीत के प्रति समर्पित नहीं हो पाए हैं, क्योंकि वो अपने आप को उसके समकक्ष नेता समझते हैं और मानते हैं कि वो भाजपा के पुराने नेता हैं। अरे भाई टिकट तो फिर ले लेते, फिर आप जिता के दिखा देते विधानसभा में। मैंने क्या कहा, टिकटों का फेरबदल होना था भाजपा में, मगर एक सांसद के भागने से इन सबकी टिकटें बच गई नहीं, इनमें से भी अधिकांश की टिकटें कटनी थी। देखिए ये आप मान के चलिए, इनमें से अधिकांश की अग्रवाल जी थी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने देखा अगर झड़ी लग गई भागने की, एक ने शुरुआत कर दी, अगर इसके बाद एक दो और चले गए ना तो हरियाणा में फिर लाइन लग जाएगी भागने वालों की, दौड़ बहुत बुरा शुरू हो जाएगी। जी हंस रहे हो, चलते चलते कुछ कहना चाह रहे हो, वाकई झड़ी लग जाती, ये तो ठहराव हो गया। विनय जी का अपना विश्लेषण है, मैं उस बात से नकार नहीं सकता, अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन जो हरियाणा की परिस्थिति है वो अलग है। हरियाणा इस समय जो है ऐसा नहीं है, भाजपा तो अपने कैंडिडेट चाहे कांग्रेस से लाई है चाहे कहीं से, उन्होंने अपना पूरा कोटा पूरा कर दिया है। अब तो सिर्फ कांग्रेस को देखना है कि वो किस प्रकार से पूछ रहे हैं। भैया सवाल ही है कि उन उम्मीदवार में तिलमिलाट है, वो भी कांग्रेस से आए हुए हैं, उनको वो उसी पार्टी से आए हैं, उनको तकलीफ हो रही है कि कौन आएगा, हम किससे लड़ेंगे। कॉम्पिटिटर जब तक नहीं होता, कॉम्पिटिटर जब तक नहीं होता, अकेला कब तक दौड़ेगा, थक जाएगा। वही चेहरे वहां और वही चेहरे यहाँ, जनता नकार देगी। मोहन जी जनता से बड़ा रहेगा कि जो कांग्रेस से पलायन करके भाजपा में आए अब चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जान को सबसे बड़ी समस्या है कि अगर वो कांग्रेस की खुलकर बुराई करते हैं तो जनता सवाल करेगी आप पीछे 10 साल कांग्रेस में थे तब आपने क्यों नहीं किया, अब आप बुराई कर रहे हैं। और अगर वो कहते हैं कि हम भाजपा में रहे तो फिर आपने इन 10 सालों में क्यों नहीं किया, अगर आप पहले 10 साल कांग्रेस में काम नहीं कर पाए तो आप दोबारा भाजपा में आए, 10 साल रहे, फिर आपने इन 10 सालों में काम क्यों नहीं किया। अब वो शक उनकी नीयत पर जा रहा है, ना कि पार्टियों की नीयत पर। अब पिछले कांग्रेस में भी कार्यकाल में काम आप नहीं कर पाए और भाजपा में भी 10 साल आप काम नहीं कर पाए, तो मंशा क्या है आपकी, बताइए आगे आपको क्यों वोट करें। इनका मतलब है चुनाव जीतना है, हमें तो सिर्फ सत्ता चाहिए, इसलिए कोई भी हम बयान दे दे प्यादा बन जाए, हमें तो सत्ता चाहिए, इसका यही मतलब विनय जी निकाला चुनाव के समय इसका मतलब यही निकाला जाए, फिर सत्ता चाहिए हमें, जीता दो। बिल्कुल बिल्कुल, मकसद सिर्फ जीतना है, जीतना। इनको कोई मतलब इलाके से नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं है। मोहनलाल जी तो ये कांग्रेसियों को शामिल नहीं कर देते जिनकी विचारधारा कांग्रेस की थी, इनके अपनी विचारधारा है, अपने थिंक टैंक के लोग हैं, आपने उनको टिकट क्यों नहीं दिया, आप कांग्रेस में क्यों गए, कांग्रेस के लोगों को तोड़कर क्यों लाए हो, क्योंकि जनता तो पहले ही उनसे त्रस्त है। विनय भाई अभी ठीक कह रहे हैं कि जब पहले उन्होंने काम नहीं करा तो वो अब कैसे करेंगे, जनता यही सवाल करेगी, बहुत बड़ा सवाल है। सुरेंद्र जी चलते हैं, कुछ कह रहे। मोहनलाल जी 2019 के चुनाव के अंदर चौधरी धर्मवीर सिंह जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, और जब लोगों ने उनसे सवाल जवाब किया भी आपने 5 साल में क्या किया, तो उनका एक ही जवाब था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर मुझे वोट दीजिए, वही की बार है। तो मोदी जी इनको कब तक इनकी मदद करते रहेंगे, ये तो देखो आने वाला कल ही बता पाएगा। बाकी पिछले 10 सालों में अगर काम के नाम पर ये वोट मांगे तो शायद मेरे ख्याल से तो मुझे तो सुरेंद्र जी एक और चीज लगती है, सारे मोदी के नाम पे वोट मांग के मोदी को तो नहीं लेटाना चाहते कि हम हार भी जाए तो भाई मोदी की हार होगी। भाई हमने तो मोदी के नाम पे मांगे थे, मोदी जी पब्लिक ने आपके नाम पर वोट नहीं दिया, इसके मतलब पब्लिक आपको लाइक नहीं करती अब। नहीं, कोई भी नेता हो, चाहे कांग्रेस का चाहे भाजपा का, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, मोदी की बखिया बैठाने के लिए तो नहीं कर रहे, इन्होंने रणनीति बना ली हो, क्यों सारे कांग्रेस से आए हुए हैं, बोला मोदी को आगे कर दो, बोला हम हारे क्या जीतते, भाई मोदी सुनते
2019 में रेवाड़ी की सीट पे यही हुआ, मोदी जी आ लिए, नड्डा जी आ लिए, सीएम आ लिए, फिर भी विधानसभा नहीं जीता पाए राव साहब अपने उम्मीदवार को। मोहनलाल जी, ये तो चलता हुआ है, जब स्टेट के चुनाव में कोई पार्टी हार जाती है तो उसका ठीकरा स्थानीय मुद्दों पर और स्टेट की है ना उसमें पॉलिटिशियंस पे फोड़ा जाता है, कोई भी राष्ट्रीय नेता के ऊपर नहीं लगाता। कल को हरियाणा मान लो बीजेपी की जो पिछली बार 10 सीटें आई, खुदा ना खास्ता की बार अगर 5-5 आती है या 6-4 आती है तो उसका सारा दोष मनोहर लाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे वो और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इनके ऊपर फोड़ा जाएगा। मोदी जी को कोई इसका दोष नहीं देगा। अच्छा, चलिए तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। देखना ये है कांग्रेस कब तक उम्मीदवारों की घोषणा करती है, और क्योंकि अप्रैल आ गया है, कब तक इस चुनाव में सरगर्मी आएगी। हालांकि आसमानी गर्मी कहे प्राकृतिक गर्मी आ गई है, लोगों के एसी कूलर तमाम चीज चल गए हैं, लेकिन नेताओं में अभी गर्मी नहीं आई है, चुनावी सरगर्मी नहीं आई है। वो कब तक आएगी, उम्मीदवारों की घोषणा कब तक होगी, देखना होगा। और इसी तरीके से HR न्यूज पे राजनीति चर्चाएं देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और जुड़े। फिलहाल आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।